नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन फिल्म। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू अ वेज शेप्ड फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय प्लेन वेव। आइए समझते हैं इस बात का क्या मतलब है। जब हमने थिन फिल्म के बारे में डिस्कस किया तब हमारी फिल्म कुछ इस प्रकार के शेप की थी और उसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट की गई जिसका एक पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और एक पार्ट नीचे से आकर रिफ्लेक्ट हुआ। फिर इस रे नंबर 1 और रे नंबर 2 इन दोनों का इंटरफेरेंस स्टडी किया गया। सिमिलरली दो ट्रांसमिटेड रे का इंटरफेरेंस भी हमने स्टडी किया। यहां पर ये जो थिन फिल्म थी ये पैरेलल थी या प्लेन थी। हमारे इस केस में जो आपकी फिल्म है वो पैरेलल ना होके बल्कि एक वेज शेप की तरह है, जिसमें यहां पर दोनों लाइंस, दोनों सरफेसेस एक एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हैं। जैसे वहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट कराई गई थी, यहां भी हम एक प्लेन वेव इंसिडेंट कराएंगे। उसका एक पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट अंदर जाके रिफ्लेक्ट होके आएगा। फिर हम इन दोनों रेज का इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे। सिमिलरली दो रेज जो ट्रांसमिट होके नीचे निकली उनका भी हम इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे। बेसिकली इतना सा हमारा काम है। अब जैसे यहां पर हमने बहुत सारा मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए थे, यहां पर हमें दो बातें निकालनी है। एक तो आपकी जो फ्रिंजेस बनेंगी या फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा, जो फ्रिंजेस यहां बनेंगे उनका पैटर्न कैसा होगा, या फिर जो भी फ्रिंजेस बनेंगी फ्रिंज पैरामीटर का मतलब है अगर स्ट्रेट लाइन बनेंगी तो फ्रिंज विड्थ कितनी है, अगर आपकी सर्कुलर बनेंगी तो रेडियस कितना है। तो यहां पर फ्रिंज पैरामीटर आप लिख लीजिए कि फ्रिंज का एक पैरामीटर भी हमें निकालना है। ये दो बातें हमें यहां पर निकालनी है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये वेज शेप्ड थिन फिल्म बनती कब है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। आपने बायोलॉजी लैब में ग्लास स्लाइड्स देखी होंगी। अगर दो ग्लास स्लाइड्स को इस तरीके से रख दिया जाए और उनके बीच में एक पेपर, ये पेपर है, पेपर की थिकनेस को मैंने बहुत मैग्नीफाई करके दिखाया है। अगर एक पेपर को उन दोनों स्लाइड्स, कहने का मतलब है एक ग्लास स्लाइड है दूसरी ग्लास स्लाइड है, तो उनके बीच में एक एंड पे तो वो दोनों ऐसे अटैच हैं, दूसरे एंड पे उनके एंड के बीच में एक पेपर रख दिया गया है इस तरीके से। और इस एक्सपेरिमेंट का हमारा एम भी होता है इस पेपर की थिकनेस को निकालना। तो यहां पर इन स्लाइड्स के बीच में जो ये एयर की फिल्म बन गई, ये वाली, इसी को हम वेज शेप्ड थिन फिल्म बोलते हैं। अगर हमें किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का, तो आप उस लिक्विड को भी इसके बीच में इंसर्ट कर सकते हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। और अगर आप इसकी विड्थ निकालना चाहो पेपर की तो वो भी निकाल सकते हो। जब हम वेज शेप्ड थिन फिल्म डिस्कस करेंगे तो आप सिर्फ उसके इस पोर्शन को कंसिडर करोगे। आपको स्लाइड्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको इस वेज शेप्ड थिन फिल्म के ऊपर कंसंट्रेट करना है, जिसका एंगल यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। अब इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए हमें एक अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेशन ये है, अगर दो स्लाइड्स के बीच में एक पेपर इंसर्ट किया है तो डेफिनेटली उनका एंगल बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि पेपर की थिकनेस बहुत कम है। तो अगर स्मॉल है तो आप इन दोनों लाइंस को एक पैरेलल ट्रीट कर सकते हो। कहने का मतलब ये, मान लीजिए आप कोई चीज यहां से एक रे ये है, एक रे इसके ऊपर जस्ट हल्की सी इंक्लाइंड है, बहुत हल्की सी इंक्लाइंड है। अगर आप किसी भी पोर्शन को कंसीडर करोगे, मान लीजिए इस पोर्शन को, तो वहां पर आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल नजर आएंगी। ये अप्रोक्सीमेशन हम यहां पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे,
मान लीजिए एक रे यहां पर इंसिडेंट हुई, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो जैसे यहां पर हमने देखा, आप मान लीजिए यहां पर ऐसे ये इंसिडेंट हुई, उसी वेज का एक पार्ट था, उस वेज पर एक पार्ट उसका यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट नीचे जाकर रिफ्लेक्ट होके आएगा। फिर इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनके बीच में इंटरफेरेंस हम देखेंगे। यहां से एक रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई और एक रे नीचे से रिफ्लेक्ट होके आई है। इन दोनों का हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो भी इंटरफेरेंस है वो स्टडी करना है। इस लोकेशन पर जहां पर ये रे स्ट्राइक की है, यहां पर वेज की जो थिकनेस है वो टी है। अगर टी थिकनेस है और मुझे इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो मुझे इन दो रेज के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर इन दो रेज का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है और मैं ऐसे दोनों लाइंस को पैरेलली ट्रीट कर सकता हूं, तो यहां पर मैं थिन फिल्म, जो पैरेलल थिन फिल्म थी, उसके लिए पाथ डिफरेंस जो निकाला था उसी फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। तो आपका जो डेल्टा एक्स वहां पर निकल कर आया था वो 2 म्यू टी कोस आर निकल कर आया था। यहां पर भी आपका 2 म्यू टी कोस आर ही आप यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन लगा के, पर यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस भी है। इसका मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0, कोस 0 इज 1। तो आपका इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज दिस। इसका मतलब आपकी इंसिडेंट रे वेज के किस पोर्शन पर टकराई और उसके नीचे कितनी विड्थ है, उस विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली, या उन दोनों के कहीं बीच में। कुल मिला के हमने अब तक इतना किया है कि रे जिस भी थिकनेस, मान लीजिए आपकी जो इंसिडेंट रे है वो वेज के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गिरी जहां पर वेज की थिकनेस टी है, तो जो दो रे रिफ्लेक्ट होंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस उस थिकनेस पर डिपेंड करेगा। थिकनेस ज्यादा होगी तो आपका पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। इतनी सी बात हमने की है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले, कि फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा। फ्रिंज पैटर्न बनाने के लिए आप एक डायग्राम और बनाएंगे। ये आपका वेज है, वेज को अगर 3D शेप में बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा। अब आप मान लीजिए कि किसी एक पॉइंट पर रे इंसिडेंट होती है। फॉर इंस्टांस आपकी एक रे यहां पर इंसिडेंट हुई और यहां पर जो आपका विड्थ है वो टी है। तो ये इंसिडेंट रे का एक पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और एक पार्ट नीचे स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मतलब ये दो रे हो जाएंगी इस तरीके से। अब इस टी थिकनेस के यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो इस लाइन पर जो भी रे इंसिडेंट होगी वो नीचे वाले पोर्शन से स्ट्राइक करने से पहले टी विड्थ को ट्रेवल करेगी। तो कहने का मतलब ये है, इस लाइन पर जितनी भी रेज इंसिडेंट होंगी वो सब टी पाथ को ट्रेवर्स करके वापस आएंगी। अगर सबके सामने पाथ टी है तो सबके लिए, सबकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके लिए पाथ डिफरेंस भी टी पे डिपेंड होगा, और सबके लिए यदि टी सेम है इसका मतलब सब रेज का पाथ डिफरेंस भी सेम होगा, और सब रेज का पाथ डिफरेंस सेम है इसका मतलब वो सारी रेज विल इंटरफेयर आइदर कंस्ट्रक्टिवली आइदर डिस्ट्रक्टिवली या उनके कहीं बीच में। कहने का मतलब ये है इन सब रेज का पाथ डिफरेंस सेम है, तो इनके साथ जो भी होगा वो सेम होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो सबके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो सबके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप मान लीजिए कि इस रे के लिए T1 थिकनेस पे
आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो पाथ डिफरेंस आपका 2μt, ये तो आपका पाथ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था। अब एक बात और देख लेते हैं, एक मिनट, हम ये स्टडी कर रहे थे पहले कि आपका फ्रिंज पैटर्न कैसा बना। तो यहां पर इसको मैं यदि A B C D नाम दूं और A B C D को यदि मैं ऐसे यहां ड्रॉ करूं A B C D, तो ये जो लाइन है, सॉरी A B C D, ये जो लाइन है AD के पैरेलल, ये यहां पर ऐसे ब्राइट लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी जो जहां पर कंप्लीट लाइन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब मान लीजिए मैं लाइट इस T को बढ़ा रहा हूं, ये T यहां आ गया, T बढ़ेगा तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो बीच में कहीं ऐसा भी मौका आएगा कि कंस्ट्रक्टिव था तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ, यहां मान लो डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो आपकी एक डार्क लाइन आएगी बीच में, फिर आगे जाके T और बढ़ेगा तो पाथ डिफरेंस फिर बढ़ेगा, आपका पाथ डिफरेंस फिर बढ़ेगा तो फिर से आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। जैसा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बना था अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, वैसा ही यहां पर बन रहा है। आपको फ्रिंज पैटर्न समझ में आ गया, हमें क्या निकाला था, फ्रिंज पैटर्न, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट लाइंस। अब हमें निकालना है फ्रिंज पैरामीटर। फ्रिंज पैरामीटर यहां पे क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ, किन्हीं भी दो ब्राइट लाइंस के बीच का डिस्टेंस या किन्हीं भी दो डार्क लाइन के बीच के डिस्टेंस को आप फ्रिंज विड्थ कहते हो, और ये फ्रिंज विड्थ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ये हमारा फाइनल डायग्राम। आप मान लीजिए कि यहां एक लाइट इंसिडेंट हुई, यहां पर वेज की थिकनेस T1 थी, एक पार्ट ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गया और एक पार्ट नीचे से रिफ्लेक्ट होके आया, और इन दोनों ने ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। तो इन दोनों रेज का मुझे अब इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो हम जनरली लिखते हैं वो 2μt तो है ही है, पर इसके अलावा λ/2 का टर्म आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा कि फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक बार फेज चेंज देखते हैं। यहां से देखो आप, जब लाइट रे इस ग्लास स्लैब में से आएगी और इस पर टकराएगी तो ये आपका डेंसर टू रेयरर की तरफ मूव कर रही थी, और जब ऊपर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट करेगी डेंसर टू रेयरर में फेज चेंज नहीं होगा। जब ये नीचे आएगी तो यहां पर रेयरर टू डेंसर जा रही थी, यहां पर फेज चेंज होगा। तो इन दोनों रेज में से एक का फेज चेंज हो रहा है, एक का नहीं हो रहा। पाई से फेज चेंज हुआ, पाई फेज चेंज के इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, तो यहां पर -λ/2 का टर्म आएगा। ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया, T1 मान लेते हैं इसको क्योंकि ये विड्थ T1 है, ये n लैम्डा के बराबर होगा। तो आपका T1 की वैल्यू आ गई n + ½ λ/2μ। ठीक है, अब मैं जब T को बढ़ाऊंगा तो एक ऐसा T आएगा जहां पर नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एक रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, एक नीचे से रिफ्लेक्ट होके आई, इसकी विड्थ मान लो T2। यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा Δx वो क्या हो जाएगा, 2μ T2 - λ/2 = n + 1 लैम्डा। n + 1 लैम्डा इसलिए है क्योंकि ये अगर nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, इससे जस्ट अगले की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका n + 1th कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और दो कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को ही हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? इस एक्सप्रेशन से इसके थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे आप तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 = n + 3/2
लैम्डा बाई 2 म्यू, ये आपकी T1, ये आपकी T2। तो इसके बाद देखते हैं हमारी फ्रिंज विड्थ आगे कैसे कैलकुलेट होगी। अब इन दोनों टर्म्स में से आप T2 माइनस T1 कर दीजिए, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 म्यू। ये आपकी एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। अब आप यहां पर देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये लेंथ T2 है, ये T1 है, तो जो इस ट्रायंगल को बाहर, छोटे वाले ट्रायंगल को मैं इस डैश ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूं, ये T2 था, ये T1 है, तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। और आपकी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीटा। इस ट्रायंगल में आपका tan थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय बीटा। अब मुझे पता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा T2 माइनस T1 बाय बीटा। अब यहां से T2 माइनस T1 की वैल्यू आप वहां पुट कर दीजिए, T2 माइनस T1 इक्वल टू बीटा थीटा, यहां जाएगा, यह जाएगा बीटा इंटू थीटा लैम्डा बाय 2 म्यू, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। दिस इज फ्रिंज विड्थ, ये आपकी फ्रिंज विड्थ है। फाइनल एक्सप्रेशन फ्रिंज विड्थ का क्या आ गया, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। देखिए, जब भी आपको पैटर्न स्टडी करना है तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी फिल्म किस प्रकार की है और आपका लाइट सोर्स किस प्रकार का है। जैसे कि थिन फिल्म के केस में हमने पॉइंट सोर्स के कारण देखा था सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही थी। यहां पर प्लेन फिल्म नहीं है, एक वेज शेप्ड थिन फिल्म है और आपका जो लाइट सोर्स है वो प्लेन वेव है, प्लेन आपकी रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। तो उस केस में आपका पैटर्न कैसा बनेगा, अल्टरनेट स्ट्रेट लाइंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट लाइंस और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क लाइंस, वो फ्रिंज विड्थ कहलाएगा और उसकी वैल्यू होगी लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। आपकी बहुत सारी बुक्स में फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे रखा है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से कराया है। ये बिल्कुल सही तरीका है, सटीक तरीका है, आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं। तो हमने आज इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप्ड थिन फिल्म के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग भी इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप थिन शेप्ड वेज फिल्म तक, थिन वेज शेप्ड फिल्म तक कंप्लीट कर लीजिए सारे लेक्चर्स को। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स रिंग को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।